Good morning all of you. Welcome to Meta Digital Classes. Class 11 चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना देखो, पिछली क्लासों में आपके 2 मॉडल हो गए थे। अब है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की देखो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पे लागू होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो देखो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक। नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पे लागू होता है जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे H है, He+ है, Li+2 है, Be+3 है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक होती है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 4 में से 3 गए तो 1। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पे लागू होता है जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अब नील्स बोर ने कुछ अवधारणाएं रखी थी। तो नील्स बोर की मुख्य अवधारणाएं। नील्स बोर की मुख्य अवधारणाएं। नील्स बोर की मुख्य अवधारणा में देखो, पहली अवधारणा है, नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो 2 बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु समतुल्य होते हैं। तो देखो, नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार, नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो 2 विपरीत बल और 2 विपरीत बल कौन से हैं? अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल। 2 विपरीत बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु समतुल्य होते हैं। एक दूसरे के विपरीत परंतु कैसे होते हैं? समतुल्य। देखो, जैसे ये नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश, ये अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल होता है
mv² बटा r। और ये अभिकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय बल होता है z² बटा r²। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु कैसे होते हैं? समतुल्य होते हैं। तो देखो, अपकेंद्रीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है mv² बटा r और अभिकेंद्रीय बल है z² बटा r²। एक r से क्या कैंसिल हो गया? r। तो mv² बराबर z² बटा r। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है? पहली अवधारणा। अब देखो, मैं इसके बारे में बताती हूँ। जहाँ m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। और z है परमाणु क्रमांक, z परमाणु क्रमांक है। e इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और r है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी। ये क्या है? नील्स बोर की पहली अवधारणा। नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप उन्हीं परमाणुओं पे लागू था जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए थे? एक, H, He+, Li+2, Be+3। अब नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में 4 अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें पहली अवधारणा है, नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो दो विपरीत बल, अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु कैसे होते हैं? समतुल्य। देखो, ये नाभिकीय आवेश है, ये अपकेंद्रीय बल है mv² बटा r, ये अभिकेंद्रीय बल है z² बटा r²। ये दोनों बल एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत परंतु कैसे हैं? समतुल्य हैं। तो देखो, mv² बटा r बराबर z² बटा r²। एक r से क्या कैंसिल हो गया? r। तो mv² बराबर ze² बटा r। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है? पहली अवधारणा। जहाँ m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, z बराबर परमाणु क्रमांक, e बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, r बराबर इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी। ओके, अब देखो नील्स बोर की दूसरी अवधारणा। नील्स बोर की दूसरी अवधारणा। नील्स बोर की दूसरी अवधारणा के अनुसार देखो, नील्स बोर की दूसरी अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग क्या होता है? mvr। कोणीय संवेग का मान nh बटा 2 का पूर्ण गुणज होता है। nh बटा 2 का क्या होता है? पूर्ण गुणज। तो mvr बराबर क्या हो जाएगा? nh बटा 2 जहाँ पे m बराबर वो ही इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग और
आर बराबर इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी। n बराबर कोषों की संख्या, n बराबर किसकी संख्या है, कोषों की संख्या। और कोषों की संख्या क्या होती है, n बराबर 1 2 3 आदि। h है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है, दूसरी अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग क्या होता है, mvr का मान nh/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज। तो mvr बराबर nh/2। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है, दूसरी अवधारणा, जहाँ m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, r का मतलब इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, n का मतलब कोषों की संख्या, h का मतलब प्लांक नियतांक जिसे स्थिरांक भी बोलते हैं, इसका मान होता है 6.626 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा, दूसरी। अब देखो नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में 4 अवधारणा रखी थी, जिसमें 2 अवधारणा आपने पढ़ ली है। अब तीसरी अवधारणा है नील्स बोर की तीसरी अवधारणा के अनुसार, तीसरी अवधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन, आपके पास 2 ऊर्जा स्तर है, एक तो ये तो E1 है और ये क्या है, E2, ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है और इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन। निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। तीसरी अवधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण। देखो इलेक्ट्रॉन निम्न से किस में जा रहा है, उच्च में, तो ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण। तथा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा थी, तीसरी अवधारणा। तो देखो डेल्टा E बराबर बोलो E2 माइनस E1, जहाँ ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है, तीसरी अवधारणा, जहाँ डेल्टा E बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा E बराबर क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन। E1 बराबर
निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। E2 बराबर उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। उच्च ऊर्जा स्तर में क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो तीसरी अवधारणा के अनुसार जब निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण, और उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन। डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। डेल्टा E बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, E1 बराबर निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और E2 बराबर उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखो नील्स बोर की लास्ट अवधारणा बची है, 3 अवधारणा बता दी, चौथी अवधारणा है। तो नील्स बोर की चौथी अवधारणा के अनुसार, नील्स बोर की चौथी अवधारणा, क्योंकि अपने मॉडल में उन्होंने कितनी अवधारणा प्रस्तुत की थी? 4। तो नील्स बोर की चौथी अवधारणा के अनुसार, नील्स बोर की चौथी अवधारणा के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, और अवशोषण और उत्सर्जन का मतलब आप समझ गए ना। जब निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण, और उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन। तो देखो चौथी अवधारणा के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या बोलोगे? क्वांटा या फोटोन। ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिनको क्या कहा जाता है? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब देखो क्वांटा या फोटोन, डेल्टा E बराबर h न्यू, इसको क्या बोलते हैं? न्यू। डेल्टा E की जरूरी नहीं, डेल्टा E की जगह तुम E भी कर सकते हो, या E बराबर h न्यू। न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लेमडा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? HC अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू का मान आपने क्या रख दिया? C अपॉन लेमडा। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है? चौथी अवधारणा, जहां H अभी अभी मैंने आपको दूसरी अवधारणा में बताया था प्लांक स्थिरांक है। इसका मान भी मैंने आपको बता दिया 6.626 गुणा 10 की पावर -27 अरब सेकंड। C बराबर है प्रकाश का वेग। क्या है? प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान होता है? प्रकाश के वेग का। न्यू बराबर है विकिरण की आवृत्ति। विकिरण की आवृत्ति, न्यू का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। और लेमडा बराबर होता है विकिरण की तरंगदैर्घ्य। विकिरण की तरंगदैर्घ्य ये किसके बराबर होता है? लेमडा के बराबर। तो नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि मेरा परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पे लागू होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1। नील्स बोर ने कुछ मुख्य अवधारणाएं रखी। मुख्य अवधारणा में कितनी अवधारणा थी? 4। पहली अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो कितने बल कार्य किए थे? 2। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु कैसे थे? समतुल्य थे। दूसरी अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तीसरी अवधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चौथी अवधारणा के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है जिनको क्वांटा या क्या कहते हैं? फोटोन। ओके बच्चों, ये नील्स बोर की कितनी अवधारणाएं हुई? 4। अब देखो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां या नील्स बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं या नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष। देखो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की पहली कमी थी यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त दिक् रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। व्याख्या करने में क्या रहा? असफल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त दिक् रेखाओं की व्याख्या करने में भी नील्स बोर क्या रहा? असफल। इसकी दूसरी कमी थी बाहरी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। भारी तत्व के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी नील्स बोर क्या रहा? असफल। इसकी तीसरी कमी थी, पहली कमी तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त दिक् रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी कमी थी भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। तीसरी कमी है यह परमाणुओं के रासायनिक आबंध द्वारा अणु बनने की समता की व्याख्या करने में भी असफल रहा। व्याख्या करने में भी क्या रहा? असफल। इसकी चौथी कमी थी यह उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से अधिक होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि इन्होंने तो बताया था कि मेरा परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पे लागू होता है जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
तो यह उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से क्या होती है, अधिक होती है। इसकी पांचवी कमी थी कि जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है, पांचवी कमी थी जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तर, और मैंने अभी अभी तीसरी अवधारणा बताई ना, दो ऊर्जा स्तर कौन से, एक तो निम्न और एक उच्च। जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। परंतु यह स्पेक्ट्रमी रेखा अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होती है, सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होती है। तो यह मॉडल इस सूक्ष्म रेखा की व्याख्या करने में भी असफल रहा। इसकी छठी कमी थी यह जीमान प्रभाव व स्टॉक प्रभाव को भी स्पष्ट नहीं कर सका, जीमान प्रभाव व स्टॉक प्रभाव को भी स्पष्ट नहीं कर सका। ये है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कितनी कमी थी? 6। पहली कमी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त द्विक रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी कमी थी भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरी कमी थी परमाणुओं के रासायनिक आबंध द्वारा अणु बनने की क्षमता की व्याख्या करने में भी क्या रहा? असफल। चौथी कमी थी यह उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने से अधिक है? 1 से अधिक है। पांचवी कमी थी जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, परंतु यह स्पेक्ट्रमी रेखा अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होती है। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल इन सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में भी क्या रहा? असफल रहा। छठवीं कमी थी यह जीमान प्रभाव व स्टॉक प्रभाव को भी स्पष्ट नहीं कर सका। अब देखो जीमान प्रभाव और स्टॉक प्रभाव क्या होता है? तो जीमान प्रभाव व स्टॉक प्रभाव, आप अब ये तो बता दिया कि भाई जीमान और स्टॉक को स्पष्ट नहीं कर सका, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि जीमान और स्टॉक प्रभाव क्या होता है। तो देखो जीमान प्रभाव, आपका नोट नंबर है जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव देखो क्या होता है, बस एक छोटी सी चीज का अंतर है जीमान और स्टॉक प्रभाव दोनों में। जब स्पेक्ट्रमी रेखा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मतलब बहुत सारी रेखाओं का समूह, जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, कौन से क्षेत्र से? चुंबकीय क्षेत्र से, तो उनका विभाजन अनेक रेखाओं में होता है, उसको तो कौन सा प्रभाव कहते हैं? जीमान प्रभाव। जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उनका विभाजन अनेक रेखाओं में होता है, उनको क्या कहते हैं? स्टॉक प्रभाव, यानी चुंबकीय क्षेत्र वाला जीमान और विद्युत क्षेत्र वाला स्टॉक। तो देखो जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को, स्पेक्ट्रमी रेखा बहुत सारी रेखाओं का समूह
बहुत सारी रेखाओं का समूह। स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इनका विभाजन अनेक रेखाओं में हो जाता है। अनेक रेखाओं में हो जाता है। इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव? जीमान प्रभाव कहते हैं। जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं यानी बहुत सारी रेखाओं के समूह को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इनका विभाजन अनेक रेखाओं में होता है। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? जीमान। आप समझ गए ना? अब स्टॉक प्रभाव में मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इनका विभाजन अनेक सूक्ष्म रेखाओं में होता है। इनका विभाजन अनेक रेखाओं में होता है। अनेक रेखाओं में होता है जिन्हें स्टॉक प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? स्टॉक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कितनी कमी थी? 6। जीमान का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और स्टॉक का मतलब विद्युत क्षेत्र। जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मतलब बहुत सारी रेखाओं का समूह को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इनका विभाजन अनेक रेखाओं में होता है। वो तो कौन सा प्रभाव होता है? जीमान प्रभाव। और स्टॉक प्रभाव का मतलब है विद्युत क्षेत्र, यानी जीमान में चुंबकीय क्षेत्र और स्टॉक में विद्युत क्षेत्र। बाकी की वो की हुई बात है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।